गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कपिल, सुचिता, सत्यम, जितेंद्र, ब्रेश, अभिषेक, ऋतिक, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। क्लास लाइव हो चुकी है, एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दे। प्रेरणा, निशा, ऋतिक, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास, आज तो क्लास नहीं थी मेरे भाई राहुल। ऐसा कैसे होगा कि क्लास नहीं होगी? मैंने आपसे कल ही कहा था, शायद आप कल लाइव नहीं थे क्लास के अंदर, कि शनिवार को भी मैं इस बार क्लास करने वाला हूं और आज हमारी इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास होगी। लेकिन मैं पहले 2 मिनट आप लोगों के साथ क्विक रिवीजन कर लेता हूं जल्दी से। एक बार सभी लोग यस का कमेंट करते हैं। चलिए, बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा अर्पित, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने इकोनॉमिक्स की 2 क्लास के अंदर कल बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए थे, लगभग सारे क्वेश्चनों के जवाब सही दिए थे। आंसर क्या होगा? अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, सबसे पहले सवाल ये होगा कि इकोनॉमिक्स का मतलब है हमारे पास उपलब्ध संसाधन जो हैं उनका मैनेजमेंट करना है, उनको किसी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है, एफिशिएंट और ऑप्टिमम तरीके से यूज करना है। ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का ओरिजिन किस कारण से हुआ है? तो आपने कहा संसाधनों के कम या संसाधनों के सीमित होने के कारण इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है। अगर मैं पूछूं आपसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है, तो ब्रिटेन या स्कॉटलैंड के एडम स्मिथ कहलाते हैं। और अगर पूछूं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आप क्या कहोगे सर? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जो होगा बेसिकली वो कहा जाता है जे.एम. कीन्स को, ब्रिटेन के हैं ये। अगर पूछूं माइक्रो और मैक्रो जो आता है हमारे पास, तो माइक्रो और मैक्रो जो होता है सर, हम उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो याद रखो, माइक्रो का मतलब होता है सर इंडिविजुअली। जब एक के बारे में बात की जाती है, जब इंडिविजुअली बात की जाती है, वो माइक्रो में आता है सर। और जब सबके बारे में बात करते हैं, जो सबके बारे में बात होती है यानी कंप्लीट कंट्री के बारे में, वो मैक्रो में आता है। और ये दोनों शब्द जो दिए नॉर्वे के रैगनर फ्रिश ने दिए। नोट्स आप वही लिखे जो मैं बोर्ड पर लिखवाता हूं, लेकिन खुद लिखे। नोट्स अपने हैंड राइटिंग में बनाए, खुद बनाए, लेकिन जो बोर्ड पर कंटेंट मैं आपको दूंगा उसको लिखना है बस आपको। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यह भी बताया यहां पर कि सर कैनन ऑफ टैक्सेशन नाम की जो थ्योरी, जिसमें 4 कैनन से 4 सिद्धांत हैं, ये किसने दिए हैं? ये एडम स्मिथ की दी हुई थ्योरी है, जिसमें कैनन ऑफ इक्वालिटी है, कैनन ऑफ इकोनॉमी है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी है और कैनन ऑफ कन्वीनियंस है। ये 4 सिद्धांत को कैनन ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है। ये हमारी बेसिक्स क्लास की इंफॉर्मेशन थी और इसमें लगभग बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी। और मैंने बताया ग्रेट रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन कब आया? 1930s के टाइम में, या 1929 में आया था, जो 1936 तक चला था ऑफिशियली। अब हम बात करने वाले हैं सर आज के लेक्चर के अंदर। कपिल मेरे भाई, इतना स्लो, इससे भी ज्यादा स्लो करेंगे तो आप बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर कुछ भी कर पाना। इतना स्लो काफी है, ये बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। मेरी बात समझना, पीएनजी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी क्लास की पीएनजी। अब देखिए क्लास 1 आ चुकी है ऑलरेडी, क्लास 2 की पीएनजी जो कल क्लास हुई थी आपकी, वो आज आ जाएगी आपके पास। लेकिन आज क्या पढ़ाने वाला हूं वो ध्यान से समझिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। मैंने आपसे कहा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सर ये सारी इकोनॉमी है। रशिया, चाइना, अमेरिका भी इकोनॉमी है, क्योंकि जनरली इकोनॉमी एक देश को कहा जाता है। जब हम बात करते हैं कि रशिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, याद रखिएगा कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर, बात समझ में आ रही है? तो वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करें यहां पर, तो आप कहेंगे सर बेसिकली उन कंट्रीज में रशिया का नाम नहीं आता, यानी रशिया की जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी जो है वो इंडिया की इकोनॉमी कहलाती है, याद है आप लोगों को। लेकिन अगर हम बात करें श्रीलंका और पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी हैं, पूरी तरह से टूट और डूब चुकी हैं कह लेंगे आप। और बांग्लादेश जो है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। साउथ एशिया के देशों में बांग्लादेश इंडिया से पीछे है, लेकिन बाकी इकोनॉमी से आगे होगा। सर इकोनॉमी एक देश को कहा जाता है, बात को पूरा सुनिएगा ध्यान से। लेकिन सवाल है कि इकोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो इसको बेसिकली 4 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला तरीका यह होता है कि हम ये देखें कि कौन सा देश जो है वहां के लोगों की औसत आय जो है, एवरेज इनकम,
वो कितनी है, किसी देश के लोगों की औसत आय जो होगी उसके आधार पर हम उस देश को क्या कहेंगे, पूरी बात समझने के बाद उसको नोट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, तो यहां पर एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं, तो यहां पर आज हमारा जो सेकंड चैप्टर यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हमारा सेकंड चैप्टर है सर, उसका नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए भाई, यानी अर्थव्यवस्था जो होगी, इकोनॉमी जो होगी, उसके टाइप कितने होंगे। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, यानी ऑन द बेसिस की बात करें, यानी आधार की बात करें, किस आधार पर हम किस आधार पर डिवाइड करते हैं किसी भी इकोनॉमी को, तो पहला तरीका है आपका इनकम के आधार पर। देखिए, तो हमारे इनकम के आधार पर दुनिया को 4 तरह के देशों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पीछे के देश है सर, उनको क्या कहा जाता है सर, उनको कहा जाता है लो इनकम कंट्री। जो सबसे पीछे हैं उनको लो इनकम कंट्री कहा जाता है। जो उसके ऊपर है उनको लोअर मिडिल कहा जाता है, यानी कम मध्यम। जो उसके ऊपर है उनको उच्च मध्यम यानी अपर मिडिल कहा जाता है। और जो सबसे ऊपर है उनको उच्च आय यानी हाई इनकम वाला देश कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर किसी भी इकोनॉमी को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा। देखिए भाई, अगर मैं ये कहता हूं किसी देश के अंदर लोगों की जो औसत आय होगी, अगर वो $1136 से कम होगी, बात को समझना पहले, $1136 से कम अगर किसी देश के लोगों की औसत आय होगी, उसको हम लो इनकम कंट्री में रखेंगे। अगर किसी देश के लोगों की आय $1136 से लेकर $4465 के बीच में होगी, तो उस देश को हमने लोअर मिडिल इनकम कहना है सर, कम मध्यम आय देश कहना है। अगर किसी देश के लोगों की इनकम $4466 से लेकर $13,845 तक होगी, इस बीच में अगर किसी देश के लोगों की औसत आय आती है सर, तो ऐसे देश के लोगों को हमने अपर मिडिल इनकम वाला देश कहना है। और जिस देश के अंदर लोगों की औसत आय जो होगी अगर वो $13,845 से भी ज्यादा होगी साल की, तो उस देश को हम क्या कहेंगे, उसे हाई इनकम कंट्री वाला कहा जाएगा, उच्च आय देश कहा जाएगा। अब सवाल ये कि सर भारत कैसा देश है, क्योंकि एसएससी में या किसी भी रिलेटेड एग्जाम में हमसे यही पूछा जाएगा कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है आय के आधार पर। तो हम कहेंगे कि इंडिया की औसत आय कितनी है। ध्यान से बात समझेंगे पहले, तो आप कहोगे सर इंडिया की जो एवरेज इनकम है, कि इंडिया की जो औसत आय निकल कर आती है, भारत के 140 करोड़ लोग हैं जो, इसी औसत आय को मैंने बताया था प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। तो इंडिया की औसत आय जो है वो अप्रॉक्स में लगभग में $2200 के करीब है। कितनी है मेरे भाई, $2200 के करीब है इंडिया के लोगों की औसत आय। अगर मुझे बताइए सर, अगर $2200 है, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, 1136 से लेकर 4465 की कैटेगरी में आता है इंडिया। तो आपको इंडिया के बारे में कहना, इंडिया जो है वो एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। इंडिया को कैसा बताएंगे आप, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है भारत हमारा। कंट्री या इकोनॉमी भी कह सकते हो आप इसे, कंट्री है या इकोनॉमी है, कम मध्यम आय देश या अर्थव्यवस्था है। अच्छा, एक सवाल और आएगा सर, ये हर बार क्या ये देश का क्लासिफिकेशन कब किया जाता है, कितने टाइम पीरियड में किया जाता है। तो कम मध्यम आय देश या अर्थव्यवस्था आप इसे कह सकते हैं, भारत है हमारा। देखो, ये जो क्लासिफिकेशन एक्चुअली इंडिया ने पिछले काफी समय से इसी कैटेगरी में है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये क्लासिफिकेशन ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। ये जो वर्गीकरण है कि कौन से देश की आय कितनी है और कौन से देश किस क्राइटेरिया में होगा, ये हर साल किया जाता है बाई वर्ल्ड बैंक एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई। यानी हर साल की 1 जुलाई को यहां पर एक पैरामीटर बनाया जाता है। और इस बार 1 जुलाई 2023 का डेटा आ चुका है। हमने जो बात की है वो 1 जुलाई 2023 पे की है, अब अगली बार 2024 में आएगा। तो आप कहोगे इसे प्रतिवर्ष 1 जुलाई को विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक द्वारा बनाया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। और एक दूसरा सवाल यह होगा मन में
कि सर ये हर साल किया जाता है कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई, तो कोई कंट्री ऐसी होगी जो कैटेगरी में ऊपर चली जाती होगी, कोई कंट्री ऐसी भी होगी जो नीचे आ जाती होगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, कंट्रीज मूव करती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती हैं वो। लेकिन आपको बताऊं सर, ये एवरेज इनकम कैसे निकलती है, ये औसत आय कैसे निकलती है, क्योंकि यहां पर औसत आय को देखा जाएगा। तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, जो पूरे देश की आय होगी, याद रखना पूरे देश की आय जो होगी सर, उसे क्या कहा जाता है, पूरे देश की आय को नेशनल इनकम कहा जाता है, पूरे देश की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है हिंदी में, नेशनल इनकम। और जब राष्ट्रीय आय को भाग किया जाए, क्योंकि पूरे देश की और पूरे देश में कितने लोग रहते हैं यहां पर, याद रखना जब आप इसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो, कुल जनसंख्या से विभाजित करोगे, याद रखना इसमें यह बात इंक्लूड नहीं होनी चाहिए कि सर सिर्फ जनसंख्या में पुरुषों को देखा जाए या सिर्फ महिलाओं को या फिर बच्चों को, सीनियर सिटीजन को, किसको देखा जाए। अगर दिन साल भर में जितने लोग हैं देश के अंदर, अगर किसी नए बच्चे का जन्म भी हुआ है ना अगर, तो उसे भी इंक्लूड किया जाएगा औसत निकालने में। तो औसत में रोजगार हो या बेरोजगार हो, महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो या युवा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई इंक्लूड होगा इसके अंदर। इसीलिए टोटल पॉपुलेशन लिखेंगे, कुल जनसंख्या को अगर नीचे रखकर भाग कर दे राष्ट्रीय आय को, तो देश के लोगों की औसत आय पता चलती है, जो कि भारत की लगभग $2200 के करीब है। इसलिए भारत एक लोअर मिडिल इनकम में आता है, और इसको कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी सर, यहां पर राम क्लियर है भाई यहां तक? चलिए एक बार इसे देखिए जल्दी से। तो शुरुआत करिए भाई, आज की क्लास की पहली स्लाइड को नोट कर लीजिएगा, इनकम के बेस पर हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। अन्वेश भाई राधे राधे, जितेंद्र, आदित्य, एवरीवन। तो इनकम को टोटल पॉपुलेशन से भाग करने पर बनती है औसत आय। सबसे पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट स्लाइड जो होगी। पीयूष, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताएं नॉर्वे जो है वो डेवलप है या नहीं, डेनमार्क डेवलप है या नहीं, स्विट्जरलैंड डेवलप है या नहीं। आप कहेंगे सर ये सारे डेवलप इकोनॉमीज हैं, ये टॉप 10 क्या टॉप 20 या टॉप 30 में भी नहीं आती इकोनॉमीज की बात करें। देखो इकोनॉमीज के डेवलप होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। सिर्फ जीडीपी का ज्यादा होना, यानी जीडीपी मतलब पैसे का ज्यादा होना, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि सर ऐसा क्यों कहा जाता है। बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर, बस आपको जितना कहा जाए उतना पढ़ें, उसको समझे और उसी के बेस पर अपने क्वेश्चंस के आंसर तैयार करें भाई। ठीक है, तो आपको ये वाली बात क्लियर हो गई भाई पीयूष की। हर एक इकोनॉमी को जब हम आगे पढ़ेंगे सर, डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो कई सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करेंगे। पैसा एक फैक्टर है, इसलिए मैंने कहा जब दुनिया के 10 देशों की जीडीपी निकाली जाती है उसमें रशिया देश इंक्लूड नहीं होता। सर अगर हम बात नॉर्वे की करें, वो टॉप 20-30 में भी नहीं आता, क्योंकि वहां पर लोग भी तो कम रहते हैं, और जनरली तौर पर वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहां के लोगों का जीवन स्तर अच्छा है। जीवन स्तर बताता है कि वो डेवलप है या नहीं है, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं। तो ये वाली बात कंप्लीट हो गई सर, फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट है हमारी। सेकंड पर आते हैं भाई, सेकंड को डन कर लीजिए जल्दी से। इंडिया की औसत आय कितनी है, और इस हिसाब से ये कैलकुलेशन में कौन सी कैटेगरी में इंडिया पहुंचता है। भाई रामनिवास देखो, ये तो चेंज होता रहता है, दुनिया में कोई एक चीज परमानेंट नहीं है। तुर्की, जिसे टर्की कहा जाता है, बेसिकली टर्की देश हो, वो भी अभी डाउनफॉल में है, कभी अप में होगा। ये हर कंट्रीज है जो कि एक सर्कल के अकॉर्डिंग मूव करती है। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता, याद रखिएगा, और कोई भी हमेशा टॉप पर नहीं रहता। जीवन का मतलब ही परिवर्तन है, उसको परिवर्तन करते रहना होगा। सर कौन कौन सी कंट्रीज है जो हाई इनकम में आती हैं? अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे, डेनमार्क, जापान है। ये सारी कंट्रीज जो है वर्ल्ड की इनकम में सबसे ऊपर आती है। सबसे नीचे कौन आता है? जो अफ्रीका के देशों के अंदर युगांडा, इथोपिया, मालावी,
ये जो तंजानिया, ये सारे देश हैं एक्चुअल में, ये दुनिया के वो गरीब देश है, केन्या, जिम्बाब्वे, जो सबसे नीचे की कैटेगरी में आते हैं। चलिए भाई, अब मैं आपको सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे सर। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड के बारे में अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं भाई। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। देखो, जब हम दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया हमारा एक देश की तरह से काम करती है आजकल। सर, आज इंडिया में रहते हैं, लेकिन इंडिया में रहकर हम अमेरिका के सामान को खरीद सकते हैं, इंडिया में रहकर जर्मनी, फ्रांस के सामान को खरीद सकते हैं। इंडिया में रहते हैं हम लोग, लेकिन जर्मनी के, फ्रांस के, जापान की कंपनी में निवेश कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, मुझे ये बताइए सोचकर। सर, अगर हम ये देखें कि आज जो पूरी दुनिया है ना, वो दुनिया एक मार्केट की तरह से है। कोई इंसान किसी देश में रहता हो, लेकिन वो दुनिया के दूसरे देश से भी सामान को खरीद सकता है, वो दुनिया के दूसरे देश में सामान को बेच सकता है, वो दुनिया के दूसरे देश में निवेश कर सकता है, या दूसरे देश वाला उसके देश में निवेश कर सकता है। यानी आजकल जो पूरी दुनिया है उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइज हो गई है। ग्लोबलाइज होने का मतलब यह है कि सारे कारोबारी, व्यापारी, हर देश के नागरिक एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। लेकिन दुनिया को अगर इस हिसाब से दो हिस्सों में बांटा जाए तो क्या बनेगा, सुनिए। एक बनता है ओपन इकोनॉमी और एक बनता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्योंकि दुनिया के 99% देश ऐसे हैं जो कि दूसरों के साथ कनेक्ट हैं, व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं सर, जो दूसरों के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं, जनरली दूसरों के साथ कोई व्यापार नहीं करते हैं, ग्लोबली ट्रेड नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि एक नाम सुना होगा आपने, नॉर्थ कोरिया। यहाँ के एक राजा है किम जोंग उन, जो कि यहाँ की राज्य की स्टेट के हेड है बेसिकली वो, और वो किम जोंग उन के नाम से जो है वहां पर उनकी तानाशाही चलती है, और उनके द्वारा वहां पर किसी को भी दूसरे देश के साथ किसी भी तरह का व्यापार, कारोबार करने की परमिशन नहीं दी गई। ऐसा ही एक देश और भी है यहाँ पर, जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान के नाम से। ये न्यूज में कम रहता है बेसिकली, लेकिन ये भी एक देश है, और इस देश में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चलता है। तो आप कहोगे दुनिया के 99% देश जो हैं दूसरों के साथ कारोबार, व्यापार करते हैं, लेकिन 1-2% ऐसे देश भी हैं जो व्यापार, कारोबार नहीं करते। उनके अपने लॉजिक हैं, जो करते हैं उनके अपने लॉजिक, रीजन है। यानी दुनिया को हमने व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से दो हिस्सों में क्लासिफाई किया सर। इसमें एक हिस्से को मैंने बोला ओपन इकोनॉमी, एक हिस्से को मैंने बोला है ओपन इकोनॉमी, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था। मैंने आपसे कहा कि ऐसी इकोनॉमी जो दूसरों के साथ व्यापार करती है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अभी बात को समझेंगे, फिर आराम से लिखेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें लिखने की। तो आपने कहा ऐसा कोई भी देश मान लीजिए जहां पर बैरियर फ्री, यानी कि जहां पर दूसरे देशों के साथ बैरियर फ्री, या आप कह सकते हो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्लोबल ट्रेड। यानी ग्लोबल ट्रेड का मतलब, या फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं, ग्लोबल या फॉरेन ट्रेड आप कह सकते हैं, प्रतिबंध मुक्त विदेशी या वैश्विक व्यापार कहते हैं इसे हिंदी में। विदेशी या वैश्विक व्यापार हो जहां पर कोई प्रतिबंध ना हो सरकार की तरफ से, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जहां पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट आर परमिटेड, यानी निर्यात और आयात करने की परमिशन हो, व आयात की अनुमति हो। या ये भी कह सकते हो सर, जिन देशों में फॉरेन ट्रेड करना अलाउड हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना अलाउड हो, आप विदेशी कारोबारों में पैसा लगा सकते हो और विदेशी आपके कारोबार में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड हो, परमिटेड हो, विदेशी निवेश की अनुमति हो। तो ऐसे जितने देश हैं दुनिया के, उन देशों को क्या कहा जाएगा सर, उन्हीं को ओपन कहा जाएगा। और हमारा भारत अब कैसा देश है, मुझे ये सोचकर बताना पड़ेगा। सर इंडिया कैसा है, मैं आपको बताता हूं। 1991 से पहले, 1991 से पहले की अगर आप बात करोगे सर, तो इंडिया जो है क्लोज को फॉलो किया करता था। 91 का जिक्र मैं आपसे बार बार करूंगा। हमारे जो वित्त मंत्री बने
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और हमारे जो प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव, आपको याद होगा 91 के अंदर सर हमने पूरी इकोनॉमी चेंज कर दी थी और 91 के बाद ही हमने ये सारा व्यापार करने और प्राइवेट करने की शुरुआत की थी। तो प्राइवेट करना जो होगा और जो विदेशी कारोबार करना होगा ये सब 91 के बाद शुरू हुआ देश में। उससे पहले सारी चीजें सरकारी और देश के अंदर के कारोबार होते थे, विदेशों से कारोबार नहीं करते थे। ऋतिक, जो एवरेज इनकम होती है और जो नेशनल इनकम होती है वो हमेशा 1 साल की होगी। अगर नेशनल इनकम 1 साल की है तो उसका एवरेज भी 1 साल का ही बनेगा। तो पर कैपिटा इनकम हमेशा 1 ईयर इनकम होगी। लेकिन आपने कहा सर दूसरी इकोनॉमी क्या होगी? देखो यहां पर बात समझिएगा ध्यान से। सर जो सेकेंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होगा उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे उसे, क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब देखिएगा बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा सर? ऐसी इकोनॉमी जहां पर रिस्ट्रिक्शन लगे हों या बैरियर लगे हों, रिस्ट्रिक्शन हो या बैरियर हो ऑन इंटरनेशनल ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड। विदेशी या वैश्विक व्यापार पर प्रतिबंध हो, विदेशी या वैश्विक व्यापार पर प्रतिबंध हो। ऐसी इकोनॉमी जहां पर विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगा हो, या आप कह सकते हो जिन देशों में नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट, ना एक्सपोर्ट किया जाता है ना इंपोर्ट किया जाता है, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट, ना निर्यात ना आयात, जहां पर ये दोनों ही नहीं किए जाते हैं, या ऐसे देशों में जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड, जहां पर विदेशी व्यापार की अनुमति नहीं होगी, विदेशी निवेश इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं होगी, ऐसे देशों को जनरली तौर पर क्लोज्ड कहा जाएगा। अब मेरी बात को पहले बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि आपको सिर्फ कॉपी करने से अगर मतलब होता मैं आपको सारी पीडीएफ दे देता। मैंने आपको कल भी ये बात समझाने की कोशिश की थी कि देखो क्वेश्चंस जो भी आते हैं एग्जाम में वो हमारी कॉपी में से, हमारी बुक और नोटबुक में से नहीं होते हैं सर, वहां से हमें चीजों को सीख कर क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अब सवाल ये नहीं है कि भाई कौन से देश क्लोज या कौन से देश ओपन इकोनॉमी में आते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, इंडिया के बारे में पूछेगा। तो इंडिया के बारे में याद रखना, इंडिया कब से ओपन इकोनॉमी बना है? इंडिया जनरली तौर पर इंडिया एडॉप्ट ओपन इकोनॉमी, भारत ने खुली अर्थव्यवस्था को चुना, ओपन इकोनॉमी को एडॉप्ट करा भारत ने, कब से किया? याद रखिएगा सिंस 1991। मैंने आपको बताया 1991 में जो परिवर्तन आया हमारे भारत में तब से हम लोगों ने ओपन इकोनॉमी को चुना। लेकिन अब एक सवाल जो है, बड़ा सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि जो देश हमारे हैं दुनिया के अंदर सर जो क्लोज को फॉलो करते हैं, या भारत की अगर बात करें सर 1990 तक भारत ने क्लोज को अपनाया था, तो क्या भारत ने गलत रास्ते पर था? क्योंकि ओपन इकोनॉमी बेस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि हम कारोबार करेंगे व्यापार करेंगे तभी तो देश के लोगों की तरक्की होगी। लेकिन एक बात सोचिएगा, अगर एक सवाल पूछा जाए आपसे कि क्लोज इकोनॉमी क्यों बेटर होती है, देखो यहां पर एक टर्म आती है, उस टर्म को कहा जाता है प्रोटेक्शनिज्म। बात समझेंगे क्या कहा जाता है सर? प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है, जिसे संरक्षणवाद कहा जाता है, हिंदी में प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। ये वो पॉलिसी है जिसकी वजह से हम लोगों ने 1947 से लेकर 90 तक, 1947 से लेकर 1990 तक हमने क्लोज्ड इकोनॉमी को अपनाया हुआ था। ऐसा क्यों होगा? मेरी बात समझना। देखो अगर मैं आपसे एक बात करूं सर, हमारे देश में कुछ इंडिया के प्रोडक्ट हो और कुछ अमेरिका के प्रोडक्ट हो, लॉजिकली दिमाग को फिट करिएगा जरा बात को। यहां पर सर एक इंडिया का प्रोडक्ट मिलता हो और एक अमेरिका का प्रोडक्ट मिलता हो। अब देखो ध्यान से सुनना कि जब इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा, इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो नई होगी या पुरानी होगी? सर इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी टेक्नोलॉजी होगी। अमेरिका एडवांस कंट्री हमसे, अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी होगी वो नई टेक्नोलॉजी होगी। अब देखो जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो कम प्रोडक्शन करती है,
ऐसे देश जहां पर पुरानी टेक्निक के उनका प्रोडक्शन कम रहता है जनरली, और जिसके पास नई टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि हर हमेशा नई चीज बेहतर होकर आती है सर, वहां का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये बात तो कॉमन सी है। इंडिया का प्रोडक्शन करे और अमेरिका प्रोडक्शन करे तो अमेरिका में ज्यादा होगा और इंडिया का प्रोडक्शन कम होगा। अब मान लीजिए कि दोनों ने प्रोडक्शन किया सर, और दोनों ने प्रोडक्शन जब किया, और इंडिया की जो कॉस्ट आएगी पर यूनिट की, यानी एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है तो एक यूनिट को बनाने का खर्चा इंडिया का ज्यादा आएगा, और अमेरिका क्योंकि ज्यादा उत्पादन कर रहा है सर, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो यहां पर एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट जो है वो कम आएगी भाई, क्योंकि पैसा बराबर लगाया दोनों देशों ने। एक ज्यादा उत्पादन करेगा, एक कम उत्पादन, ज्यादा उत्पादन वाले की लागत कम बैठेगी और कम उत्पादन वाले की ज्यादा हो जाएगी। अब सोचो जरा सर, इसका खर्चा ज्यादा है तो इसको कीमत भी क्या करनी पड़ेगी सर, ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसका खर्चा कम है तो ये कीमत भी क्या रख सकता है, कम रख सकता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप 1947 में हो और मुझे सोच के और बताना कि भाई आपको एक प्रोडक्ट इंडिया का मिल रहा हो और एक प्रोडक्ट अमेरिका का मिल रहा हो, इंडिया वाला महंगा हो और अमेरिका वाला सस्ता हो, तो आप किसको प्रेफर करोगे सर? यहां पर अगर मान लीजिए कि दोनों प्रोडक्ट सेम रेट के भी होते ना, तो हम अमेरिका वाला लेते। इंटरनेशनल ब्रांड है, वर्ल्ड का ब्रांड है वो, और यहां तो वैसे भी अमेरिका वाला सस्ता है, फिर तो अमेरिका वाला ही लेंगे सर हम यहां पर, क्योंकि हम इंटरनेशनल ब्रांड को पसंद करते हैं। अब इससे होता क्या, सोचिए जरा सर, जब ऐसी स्थिति आती हमारे देश में तो अमेरिका की कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता, कारोबार व्यवसाय बढ़ता, और इंडिया वाली कंपनी का बिजनेस जब नहीं होता, इंडिया वाली कंपनी लॉस में चली जाती, और इंडिया वाली कंपनी जो होती एक दिन बंद हो जाती। अब मुझे एक बात सोच के बताना सर, ये इंडिया वाली जो कंपनीज है अगर ये कंपटीशन करने लगती तो ये बंद हो जाती। अब हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है तो इंडिया को बंद करना है कंपनीज को, या चालू करना है? सर, हमें इंडिया की कंपनीज को चालू कैसे रखा जाए, इसके लिए हम अमेरिका वालों पे क्या कर दिया, हाई टैक्स लगाने शुरू कर दिए। अब जब हम इस पे हाई टैक्स लगाएंगे सर, तो टैक्स लगाने के कारण इसकी जो कीमत है वो बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा टैक्स। अब अमेरिका वाले के प्राइस ज्यादा होंगे और इंडिया वाले के कम। अगर अब भी कोई अमेरिका वाला खरीदेगा तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, अगर अब भी कोई लेता है अमेरिका वाला, और अगर कोई इंडिया वाला लेगा तो सर इंडिया के प्रॉफिट भी होंगे और इंडिया की कंपनी सरवाइव करेगी। यानी ये जो थ्योरी है कि विदेशी कारोबारी, व्यापारी और विदेशी कंपनियों पे आपको हाई टैक्सेस लगा देने चाहिए, यानी कि कुछ बैरियर लगा देने चाहिए, प्रतिबंध लगा देने चाहिए, ऐसा करने के पीछे क्या कारण आपको मिला कि सर ये वो कारण है जिससे हमने अपने देश की कंपनियों को बचाया है सर। अपने देश की कंपनियों को बचाने के लिए विदेशी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया हमने। इसी को संरक्षणवाद कहा, इसी को बंद अर्थव्यवस्था कहा था हमने। तो 47 से 1990 तक हमने अपनी इकोनॉमी को बचाया है पहले, उसके बाद कंपटीशन क्या है। मैं आपको बताऊं रिसेंट एक एग्जांपल सर, अभी 1 नवंबर 2023 आने वाली है, 2 महीने के बाद, या लगभग 1 महीने के बाद, क्योंकि आज सितंबर कंप्लीट हो रहा है, 1 महीना अक्टूबर का बचा है बीच में। अब देखो हमारी सरकार ने क्या कर दिया, जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, जो हमारे लैपटॉप्स हैं, जो हमारे टैबलेट्स हैं यहां पर, तो याद रखिएगा अगर हम विदेशों से ये चीजें मंगाते हैं सर, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह जो विदेश से मंगाए जाएंगे, अब विदेश से आप इसको आसानी से नहीं मंगा सकते। इन्हें विदेश से मंगाने के लिए उस व्यक्ति कंपनी के का इंपोर्ट लाइसेंस होना जरूरी है। तो आने वाले 1 महीने के बाद हमारे देश में जिसके पास इंपोर्ट करने का लाइसेंस होगा सर, जिसके पास इंपोर्ट का लाइसेंस होगा, सिर्फ वही विदेशों से पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप मंगाकर इंडिया में बेच सकता है। इसका मतलब जितने अभी आते होंगे उससे आना कम हो जाएंगे जब विदेशी कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं आएंगे सर। इससे क्यों ऐसा करा सरकार ने? क्योंकि इससे इंडिया के जो लैपटॉप कंपनियां हैं, इंडिया के जो पर्सनल कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, इंडिया के जो टैबलेट्स बनाए जा रहे हैं, इनकी डिमांड बढ़ेगी, और इनकी डिमांड बढ़ेगी तो भारतीय कंपनियां आगे बढ़ेंगी। अब भारतीय कंपनियों की डिमांड को बढ़ाने के लिए इन कंपनीज के ऊपर क्या कर दिया, विदेशी प्रोडक्ट को लाने पे क्या कर दिया, बैरियर लगा दिया। सर ये भी तो एक प्रकार का प्रतिबंध है। पहले कोई भी कर लेता था, लेकिन अब वही करेगा जिसके पास ये लाइसेंस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सवाल क्या आएगा सर एग्जाम में? सवाल ये होगा कि संरक्षणवाद का मतलब क्या होता है। अब क्या कहोगे? संरक्षणवाद का मतलब है टू प्रोटेक्ट
डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। और अगर पूछा जाए कि प्रोटेक्शनिज्म किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो आपको समझ में आया सर, इसका मतलब यह हुआ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, यानी उसको प्रोटेक्ट करना, बचाना, इसे संरक्षणवाद कहते हैं। और संरक्षणवाद का मतलब होता है कि हमने क्लोज्ड इकोनॉमी, इंपोर्ट मतलब होता है विदेशों से खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब होता है विदेशों को बेचना। तो विदेशों से खरीदने के लिए हमारा लाइसेंस होगा अब 1 नवंबर 2023 से, स्पेशली पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में। चलिए भाई, अच्छा दूसरा क्या है कि सर दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, और इंडिया ने भी ये करना 91 में शुरू किया था। उसे क्या कहते हैं? देखो, जो ओपन इकोनॉमी वाले देश हैं उन्हें क्या कहते हैं सर? उन्हें कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उसे कहते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का संबंध किससे अगर पूछेगा आपसे तो क्या याद करना है सर? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? देखो, इसका मतलब है टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विस, कैपिटल, टेक्नोलॉजी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब यह हुआ दुनिया के बाकी देशों के साथ, शेष विश्व के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक का लेन देन करना। जो ऐसे इकोनॉमीज है जो दुनिया के बाकी देशों के साथ इन सब चीजों का लेन देन करते हैं सर, उन देशों को हमने ओपन कहा है। और जो देश व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर खुद की कंपनीज को बचाते हैं उन्हीं को हमने क्लोज कहा है। बात दोनों समझ में आ रही है? तो आप पहले एक बार इसे नोट कर लीजिएगा जल्दी से, और डन 3 का कमेंट करिएगा। तीसरी स्लाइड है हमारी ये, डन 3 कर दीजिएगा। तो एक्सपोर्ट का मतलब है दूसरे देशों को बेचना, और इंपोर्ट का मतलब है दूसरे देशों से खरीदना। सर्विस कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं मेरे भाई कन्हैया? जैसे कि आप कहोगे सर अभी हमारे पास एक वोडाफोन नाम का नेटवर्क है। ये वोडाफोन कहां का है सर? ये वोडाफोन एक्चुअली यूके की कंपनी है जो अपनी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि वोडाफोन कंपनी जो यूके की है, जिसको पहले हच कहा जाता था, वो कंपनी ने अपनी सर्विस का एक्सचेंज करा इंडिया में। इंडिया की एयरटेल कंपनी है, इंडिया की जियो कंपनी दुनिया के कई सारे देशों में अपने नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है सर। इंडिया की जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है वो दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार कर रही है, टेलीकॉम सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में। इंडिया के बहुत सारे बैंक वर्ल्ड के अंदर अलग अलग देशों में बने हैं, बहुत सारे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के बैंक इंडिया में भी बने हुए हैं। ये सर्विस का एक्सचेंज करना कहलाता है। तो गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का अगर हम एक्सचेंज करते हैं बेसिकली, तो वो हमारा क्या कहलाता है? लिबरल, वो ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। लिबरलाइजेशन क्या है अन्वेश, वो आगे डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ना, बहुत लंबा सिलेबस है पढ़ने के लिए, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे यहां पर। अगली स्लाइड को आप नोट कर लीजिए जल्दी से।
सर फ्री ट्रेड एक्सचेंज से बिल्कुल पड़ेगा इंडिया की कंट्रीज पर, लेकिन एक्चुअली एक्सचेंज में ना दोनों चीजें होंगी। जब इंडिया वाले एक्सचेंज करेंगे उस देश में और वो देश के लोग एक्सचेंज करेंगे इंडिया के अंदर, अभी मैं आपको फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगा, तब उसके अंदर फॉरेन ट्रेड जो फ्री ट्रेड एक्सचेंज है वो बात होगी सर। क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सारा डिस्कस करना पड़ेगा भाई उसके लिए। पर आज हमारी सिर्फ तीसरी क्लास है और आज हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ इकोनॉमी के टाइप को समझ रहे हैं अभी। पूरी तरह से फॉरेन ट्रेड जो होगा वो बाद में होगा। मैं डिफरेंस क्या है भाई अन्वेष में बताऊंगा आपको आगे। अभी तो आपने कहा ग्लोबलाइजेशन होगा सर, ये वाली बात भी क्लियर हो गई है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहां पर एक और तरीका आता है सर जिसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी का मतलब क्या होगा, यहां पर याद रखेंगे भाई सर, इसका मतलब है विचारधारा के आधार पर। देखो दुनिया में आपने देखा होगा सर, दो विचारधाराएं मुख्य तौर पर चलती हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो अलग है और रशिया की इकोनॉमी अलग है। क्योंकि दुनिया में जो भी देश हैं, हर देश के पास अपने संसाधन हैं। ये बात तो आप मान रहे हैं ना कि दुनिया के हर देश में अपने संसाधन है सर, लेकिन संसाधनों का इस्तेमाल कौन कर सकता है? देश की सरकार कर सकती है या देश की प्राइवेट इंडस्ट्रियां कर सकती हैं। इस बात पर हम इकोनॉमी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ऐसी कोई भी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, गवर्नमेंट कोई इंटरप्ले नहीं करती, कोई रोल प्ले नहीं करती, गवर्नमेंट की कोई भूमिका इकोनॉमिक्स के मामले में नहीं होती सर, ऐसी इकोनॉमीज को हमने पूंजीवाद कहा है। जहां पूंजीपतियों के द्वारा यानी बिजनेस क्लास के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा देश की इकोनॉमी के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिन देशों के अंदर आप कहोगे सरकार कंट्रोल करती है चीजें, वो समाजवाद हो जाती हैं सर। रशिया को हमने समाजवाद माना है बेसिकली, अमेरिका को हमने पूंजीवाद माना। लेकिन फिर हमारा भारत किस में जाएगा सर? तो हमने देखा कि इंडिया और अमेरिका जो, रशिया जो है, अमेरिका और रशिया बेसिकली इन दोनों को मिलाकर हमने इस्तेमाल किया। तो इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया जो है हमारा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहले यह समझना है कि सर पूंजीवादी देश के बारे में क्या सवाल बनता है, किस तरह की बात पूछी जाती है। देखो सर, पूंजीवादी देश वो होते हैं, यहां पर साथ में आप मेरे साथ लिख सकते हैं, पूंजीवादी देश उन्हें कहा जाता है जहां पर प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप होती है। यानी ऐसे देश जहां पर प्राइवेट सेक्टर के पास अधिकार होते हैं, निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, बेसिकली निजी क्षेत्र के पास ज्यादा अधिकार होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं यहां पर नो गवर्नमेंट इंटरफेयर, यहां पर सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, सरकार के द्वारा कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाता, सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसी इकोनॉमी जहां पर सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट का मतलब व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन भी कह सकते हैं आप इसे। ऐसी इकोनॉमी जहां पर राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप जितनी चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हो, आप जितना चाहे प्रॉफिट कमा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी संपत्ति बना सकते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हो, इसका अधिकार होता है आपके पास, निजी संपत्ति का अधिकार होता है। अब ऐसी इकोनॉमी जहां पर सरकार नहीं काम करती बल्कि प्राइवेट वाले काम करते हैं सर, तो प्राइवेट वाले एक ही पर्पस को पूरा करते हैं, प्राइवेट वालों का एक ही उद्देश्य होता है सर यहां पर कि हमें अपने कारोबार, व्यवसाय, बिजनेस के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना है। ये ऑब्जेक्टिव होता है ऐसी इकोनॉमी के अंदर जहां सरकार इंटरफेयर नहीं करती। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? प्रॉफिट कमाना है, अधिकतम लाभ अर्जित करना, अधिकतम लाभ अर्जित करना, यह उद्देश्य रहता है। ऐसी इकोनॉमी जहां पर सरकार रोल प्ले नहीं करती, यहां पर पूरा फोकस जो है वो ग्राहक पे रहता है कि ग्राहक को भगवान माना जाता है, ग्राहक को राजा माना जाता है, ग्राहक को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। ग्राहक कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होता है सबसे मुख्य होता है, ग्राहक संतुष्टि पर पूरी तरह इकोनॉमी केंद्रित होगी, क्योंकि कोई भी कंपनी का लाभ तभी होगा जब ग्राहक संतुष्ट होगा। तो ये अर्थव्यवस्था जो होगी वो ग्राहक की संतुष्टि पर केंद्रित होगी।
ऐसी इकोनॉमीज में जो कीमत होगी, जो प्राइस होंगे प्रोडक्ट के, वो प्राइस डिसाइड होंगे डिमांड से और सप्लाई से, क्योंकि यहां पर कोई भी चीज सरकार नहीं करेगी बल्कि बाजार के अकॉर्डिंग, बाजार की डिमांड और सप्लाई जो है, बाजार की डिमांड सप्लाई, उसके द्वारा यहां पर प्रोडक्ट की कीमत डिसाइड होगी। तो ऐसी इकोनॉमीज के अंदर बहुत सारी अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें हैं सर। तो यहां पर कीमत का निर्धारण बाजार की मांग और पूर्ति द्वारा होगा। बाजार की मांग व पूर्ति द्वारा। तो ऐसी इकोनॉमीज जहां पर कंपटीशन होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होंगी आपस में और वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगी हमें, यहां पर बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपस में कंपटीशन करेंगी और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ग्राहक को देंगी, यहां प्रतियोगिता बहुत होगी। तो ऐसी इकोनॉमीज जहां पर गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती, गवर्नमेंट की जनरली तौर पर कोई भूमिका नहीं होती, ऐसी इकोनॉमीज जो है वो कौन सी हैं सर? अमेरिका की इकोनॉमी है, जापान की इकोनॉमी है, जर्मनी है, फ्रांस है, यहां पर ऐसी सारी इकोनॉमी और भी बहुत सारे यूरोपीय देश जो होंगे, इन देशों को हमने क्या माना है सर? ये सारे पूंजीवादी होंगे। बात को समझना ध्यान से। और ऐसी इकोनॉमी के जो संस्थापक, जो विचारधारक हैं इसके, सर इस इकोनॉमी की वकालत किसने की है? ये एडम स्मिथ ने की है। मेरी बात को पूरी तरह समझिएगा। मैंने कहा ना, एक से बढ़कर एक। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लीजिए, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी होगी। तो एडम स्मिथ किस विचारधारा के समर्थक हैं? पूंजीवादी विचारधारा के, कैपिटलिज्म के हैं। इसी को बाजार या मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। लेकिन दूसरी इकोनॉमी कुछ ऐसी है जो कहती है नहीं, हर चीज पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो फैसला करती है ना वो ज्यादा बेस्ट होता है, वो ज्यादा बेहतर होता है। सरकार के द्वारा किया गया काम अच्छा होगा, सबके लिए होगा। यानी ऐसी विचारधारा जहां पर यहां पर पब्लिक सेक्टर ओनरशिप होगी, ऐसी इकोनॉमी जहां पर पब्लिक सेक्टर ओनरशिप होगी, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होगा, ऐसी इकोनॉमी जहां पर सभी चीजों पर गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, यानी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज, संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा, पर सरकार का नियंत्रण होगा। जहां पर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, जहां पर आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं होगा, जैसे कि चाइना के अंदर आज भी आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जमा नहीं कर सकते, हर चीज पर सरकार का कंट्रोल होगा। नो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। जहां पर सरकार जो बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का वेलफेयर के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करेगी, ठीक है, जो समाज के वेलफेयर के लिए काम करेगी, यानी याद रखना मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करना जो है, समाज कल्याण करना, सर्विस प्रोवाइड करना, सोशल वर्क करना, तो यहां पर होगा सोशल वेलफेयर करना। अधिकतम सामाजिक कल्याण होना चाहिए देश के लोगों का। ऐसी इकोनॉमीज ग्राहक के अकॉर्डिंग नहीं चलती कि ग्राहक की नीड क्या है सर यहां पर, बल्कि ऐसी इकोनॉमीज फोकस करती हैं कि देश को प्लानिंग के माध्यम से, देश में प्लानिंग की जाए 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, और देश में प्लान्स बनाकर देश की इकोनॉमी को ग्रो किया जाए, डेवलप किया जाए। यहां पर तो आर्थिक नियोजन पर केंद्रित होगी, आर्थिक नियोजन करना इस इकोनॉमी के अंदर होगा, क्योंकि यहां पर सरकार सब कुछ करेगी और सरकार सारे काम प्लान के माध्यम से करेगी। ऐसे देशों में कीमत को सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि ऐसे देशों में जो प्राइस होगा वो डिसाइड करने का काम वो सरकार का होगा, सरकार द्वारा कीमत निर्धारित होगी, गवर्नमेंट द्वारा। इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, इसे कहते हैं वो कीमत जो सरकार तय करती है सर,
उसे कहते हैं प्रशासनिक मूल्य, यानी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कीमत डिसाइड होगी। अब क्योंकि यहां पर एक ही सरकार है, वही सब कुछ करेगी, और इसलिए यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, कंपटीशन ज्यादा नहीं होगा, तो यहां पर नो कंपटीशन, क्योंकि एक अकेली सरकार है, कोई और सी कंपनी उसके अंदर नहीं आ सकती, प्रतियोगिता इस बाजार में नहीं होगी, इस तरह की इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं होगा। और आप जानते हैं जहां कंपटीशन नहीं, वहां क्वालिटी गिर जाती है, वहां पर सर्विस बेटर नहीं मिल पाती। ऐसी इकोनॉमीज जो होंगी, उसमें एक देश आता है जिसका नाम है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ नाम की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, जो कि 1922 में बनी थी, लेकिन 1991 में टूट गई। यहां पर उसी में से एक देश रशिया भी है अभी हमारा, लेकिन 1922 से लेकर 1991 तक जो इकोनॉमी चली हमारी, उस इकोनॉमी को आप कहोगे सर वो समाजवादी, उसी को सेंट्रल या उसी को प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। और इसके संस्थापक, इसके विचारधारक, ये विचारधारा जो आई थी, ये विचारधारा किसकी थी? इस विचारधारा को दिया था, ये विचारधारा कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई। तो कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवादी विचारधारा के थे, और इनकी एक किताब आई थी जिसका नाम है दास कैपिटल नाम से। और इसलिए याद रखिएगा, इनकी किताब जो दास कैपिटल है, उस किताब को बाइबल ऑफ सोशलिज्म भी कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल, इसे बाइबल ऑफ सोशलिज्म, इसे समाजवाद का बाइबल भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा समाजवाद जो है वो इन्हीं की इस किताब पर आधारित है, जिसमें उन्होंने बताया कि समाजवाद क्यों अच्छा है और पूंजीवाद क्यों बुरा है। इसीलिए इसको समाजवाद की बाइबल यानी बाइबल ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है। और इसीलिए एडम इस कार्ल मार्क्स जो कि इस विचारधारा को लेकर आए थे, उन्हें समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। समाजवाद का पिता या समाजवाद का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अब ये दो विचारधाराएं हैं दुनिया के अंदर, और जो इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल कर लेगा सर, वो तीसरा हो जाएगा। यानी तीसरा कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया, ब्रिटेन इस समय, और इसके अलावा इंडोनेशिया है, और बहुत सारे देश दुनिया के हैं जो ये कहते हैं कि भाई इंडिया जो है, जो इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करेगा, उसे हमने मिक्स्ड इकोनॉमी कह देना है, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों का एग्जिस्टेंस होगा। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जहां पर दोनों का सेक्टर हो जाए, जहां सरकारी और प्राइवेट का मिक्स कॉम्बिनेशन हो जाए, उसी को हमने मिक्स्ड कह दिया, मिश्रित कह दिया। और याद रखना, जो भी देश मिश्रित में आते हैं, उन इकोनॉमीज को, उन मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिन्हें उनको थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऐसे देशों को तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इन देशों को तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। अब यानी तीसरी दुनिया का मतलब यह कि अगर हम दुनिया को डिवाइड करना शुरू करें, तो आप कहोगे सर एक दुनिया वो जो अमेरिका और उसके जैसे देश हैं, दूसरी दुनिया वो जो यूएसएसआर जैसे देश हैं, और तीसरी वो जो इंडिया जैसे देश हैं। तो इंडिया के जैसे देश जो होंगे सर, चाइना कैसी इकोनॉमी है इस समय? तो चाइना समाजवादी हुआ करती थी, लेकिन चाइना ने बदल लिया खुद को, और इस समय वर्तमान में चाइना भी पूंजीवादी और वहां पर पॉलिटिकली कम्युनिज्म है। चलिए, तो मेरी बात को समझिएगा, लेकिन मैं अगले 5 मिनट आप लोगों को ना मैं लिखने के लिए कहूंगा कि आप इसे आराम से लिख लीजिएगा। मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा लिखवाने के लिए, लेकिन मैं सवाल करा दूं। देखो, मेरा एक ही टारगेट, सीधा एक एजेंडा है कि एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए तो भाई आपने जितना पढ़ा वो सारा बेकार हो जाएगा सर। सवाल एग्जाम का होना चाहिए, बाकी आप कुछ जानो या ना जानो, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व होना सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, कुछ सवाल मैं आपको करा रहा हूं आज की क्लास में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाइए सारे के सारे, और मुझे आंसर करना शुरू कर दीजिए। सर कल भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, वो मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिए थे, लेकिन आज के सवालों का जवाब दीजिए भाई। भाई सवाल को सोचिए, समझिए और आंसर करिए सर। लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो जरा देखिए सर। जी बेस्ट कौन सी है? देखो, बेस्ट का कोई एक आंसर नहीं हो सकता, सिचुएशन वाइज बेस्ट होती है, लेकिन
जनरली तौर पर यह माना जाता है मिक्स्ड सबसे बेस्ट है। क्यों? मिक्स्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा समाजवाद में जा सकते हो, थोड़ा सा पूंजीवाद में जा सकते हो। यानी मिक्स्ड में क्या है, आपके पास फ्लक्चुएशन है। मिक्स्ड में आपके पास ये कि भाई डिपेंड करता है कि आप सरकार कैसे चला रहे हो। अब जैसे कोरोना काल में पूंजीवादी देश जो हैं सबसे परेशान रहे। क्यों? क्योंकि वहां सरकार कोई काम कर नहीं सकती, प्राइवेट वाला कुछ करेगा नहीं वहां पर। तो यहां से कोरोना में पता चला मिक्स्ड वाले वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमीज को माना जाता है, जबकि ग्रोथ के मामले में, तरक्की के मामले में पूंजीवाद वाले सबसे आगे हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पर। तो आपने कहा सर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की क्या एक विशेषता क्या होगी, यहां पर देखो मुक्त बाजार किसे कहते हैं सर? मुक्त बाजार कहते हैं पूंजीवाद को। तो पूंजीवाद में प्राइस पर कंट्रोल होता है क्या? सर नहीं, प्राइस तो ऊपर नीचे जाता है डिमांड सप्लाई के साथ। तो पूंजीवाद में प्राइस कंट्रोल नहीं होता, प्राइस कंट्रोल तो समाजवाद में होता है। प्राइस कंट्रोल तो समाजवाद में होता है, सोशलिज्म में होता है। एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन का मतलब है राज्य का हस्तक्षेप। सर राज्य कहते हैं सरकार को, गवर्नमेंट को कहते हैं। और जहां गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, स्टेट इंटरवेंशन होता है सर, हस्तक्षेप, वो समाजवाद होता है। जहां ग्राहक को राजा माना जाता है, जहां ग्राहक को किंग मानते हैं, भगवान मानते हैं, ग्राहक को संप्रभु मानते हैं। संप्रभु कहते हैं प्रभु, यानी संप्रभु भगवान को कहते हैं। इंडिया के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी और जो वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमीज में मान लिया जाता है इस बात को, तो उपभोक्ता संप्रभुता यानी कंज्यूमर सोवरेनिटी फीचर है किसकी? कैपिटलिज्म यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी की। कौन सी पूंजीवाद की विशेषता नहीं है बताइए मुझे। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से और फिर मुझे बताइए कि पूंजीवाद की नहीं है, पूंजीवाद की विशेषता नहीं है भाई। कौन सी इकोनॉमी जो है वो पूंजीवाद की विशेषता में नहीं आती है भाई यहां पर? देखो, तो पहले हम बात करें सर निजी संपत्ति का अधिकार, ये तो पूंजीवाद में होता है, ये तो पूंजीवाद में ही होता है। परफेक्ट प्रतियोगिता, कंपटीशन का एग्जिस्टेंस यानी कंपटीशन होना, ये भी पूंजीवाद में होता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सर, और बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर आपको फ्रीडम होती है चॉइस करने की, आप जो चाहे चूज कर सकते हो, यह भी आपका पूंजीवाद में होता है। अब क्योंकि सवाल में यह पूछा है कौन सा पूंजीवाद में नहीं होता, सर सर्विस मोटिव जो है वो पूंजीवाद में नहीं होता। सेवा उद्देश्य का मतलब होता है सोशल वेलफेयर करना, समाज के वेलफेयर के लिए काम करना, वो नहीं होता। ठीक है भाई, अब बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल है एक क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? अब आपको यह क्लियर होगा सर, बंद अर्थव्यवस्था का सेंस जो होता है वो विदेशों के साथ किए जाने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कारोबार से होता है। तो अगर मैं पूछूं कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, आप क्या कहोगे? सर ऐसी इकोनॉमी जहां पर ना तो एक्सपोर्ट किया जाता है ना इंपोर्ट किया जाता है। राज, एक क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, एक क्लोज्ड इकोनॉमी कैसी होगी, क्या होगा उस इकोनॉमी के अंदर? इन विच नाइदर एक्सपोर्ट एंड नॉर इंपोर्ट, ना निर्यात होगा ना आयात होगा। ऐसी इकोनॉमीज को ही जनरली हमने क्लोज्ड कहा है। 2020-21, 2021-22 या 2022-23 या 2023-24, इससे फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जो इकोनॉमीज का क्लासिफिकेशन होता है आय के आधार पर, जो आय के समूहों में बांटा जाता है, 4 तरह की इनकम को डिवाइड किया जाता है। आप प्रेरणा ए को एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, कौन से क्वेश्चन का ए था वो, लेकिन वहां पर देखना पड़ेगा सर। ए का मतलब राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप जितनी चाहे कमाई करो, जितनी चाहे संपत्ति बनाकर रखो, उसे कहा गया था। और सर आपने बताया इंडिया की इनकम $2200 है। इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आती है। कौन सी कैटेगरी में आती है भाई? इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आती है, याद रखना। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आय के आधार पर, जो कि 1136 से लेकर 4465 वाला ग्रुप है, उसमें आती है। समझ में आ रहा है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाला है सर? चलिए मैं बताऊंगा भाई। इसके बाद देखिएगा, किसी भी बाजार में, किसी भी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत कैसे तय होती है बताइए? कीमत को तय करने वाला कौन होता है एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में? अगर कोई भी इकोनॉमी है, मुक्त बाजार है,
पूंजीवाद है सर, पूंजीवाद में कौन होगा? तो देखो यहां पर सवाल को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा समाजवाद में सरकार होती है। चलिए मैं दोबारा करता हूं भाई, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, उसको छोड़ दीजिए भाई प्रेरणा वहां पर, क्योंकि उसके ऑप्शन जो थे वो अलग अलग ऑप्शन थे, हर ऑप्शन का कोई आंसर वो जरूरी नहीं है। तो आपने कहा सर जहां डिमांड और सप्लाई होगी, जहां डिमांड सप्लाई होगी उस डिमांड सप्लाई के द्वारा क्या होगा, बाजार में, मुक्त बाजार में, पूंजीवादी बाजार में कीमत को तय किया जाएगा, और समाजवाद में सरकार तय करती थी। चलिए भाई, तो इतने बेहतरीन सवाल हैं आपके पास एग्जाम में, ये सारे सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं भाई, इनको एक एक करके आपको याद करना है कि किस प्रकार की इकोनॉमी है यहां पर, उनके सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल है कि केंद्र नियोजित यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था जो होती है सर, उसमें क्या होता है? देखो एक केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसको समाजवाद कहते हैं, जहां स्वामित्व सरकार के पास होता है और जनता का कल्याण करना यानी कि वेलफेयर ऑफ पीपल्स करना सबसे प्राइम कंसर्न होता है, सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। जहां सरकार के पास वो सारी चीजें और सरकार के द्वारा वहां पर अगर पीपल्स के लिए समाज की सेवाओं को दिया जाए तो उसी को क्या कहा जाएगा सर? उसी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि उसी को केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। तो ये आज के क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपके कमेंट मुझ तक नहीं आएंगे सर, क्योंकि टाइम हो चुका है 9:30 से ऊपर हो चुका है टाइम, कमेंट आना बंद हो चुके हैं आपके, और मेरी क्लास भी कंप्लीट हो चुकी। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये सारे एग्जाम में पूछे गए अलग अलग, आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार दोबारा ट्राई करेंगे, मैं आपको पूरी पीडीएफ दूंगा सारे क्वेश्चनों के साथ, जो क्वेश्चन जिस क्लास में कराऊंगा उसी की पीडीएफ के साथ उन क्वेश्चनों को भी ऐड करूंगा। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।